equal to the number of ligands यहां आपको पॉइंट्स के बारे में दिया जा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, और अगले पेज पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम उसको डिस्टिंक्शन करेंगे कि किस तरह से वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अलग क्या है इसमें। जब आपने कोबाल्ट लिखा, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन, तो स्ट्रक्चर ये था जिससे आपने क्या किया, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी, 3 पॉजिटिव। यस और नो? द सेंट्रल मेटल लूजेस रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम आई राइट? पर कई जगह ऐसा था ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी थी, तो जरूरी नहीं कि हर जगह लूज करेगा, कई जगह द मेटल एटम समटाइम डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, नहीं लूज करेगी, ठीक है, पर अगर लूज किए तो सबसे पहला हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हो गया पहला पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? दूसरा, द सेंट्रल आयन और एटम मेक अवेलेबल द नंबर ऑफ एम्प्टी sp d ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ligands सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल। मतलब सेंट्रल मेटल को जो लीगेंड, जितने भी लीगेंड सराउंड कर रहे होंगे, लीगेंड को कभी, यही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी। डिफरेंस क्या था? सोचो कि आपको CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी केमिकल बॉन्डिंग में, तो CH4 में H कोई लीगेंड नहीं है, सिंपल एटम है। आप लोग क्या करते थे, आप बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की लिख देते थे, एंड यू आर मेकिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय द साइड एटम। आप क्या करते थे, NS2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, और साइड के हाइड्रोजन कितने हैं, 4, जितने साइड के एटम होते थे आप उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर देते थे, और आगे इजी हाइब्रिडाइजेशन sp3। वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां क्या कहती है कि जो साइड का ग्रुप है वो सिंपल एटम नहीं है, वो कोई लीगेंड है जो उस सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। इसलिए कभी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वहां लीगेंड कभी ना तो आएगा ना बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। इसलिए आप क्या कह रहे हो, मेक अवेलेबल द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। किसके लिए? लीगेंड के लिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में लीगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए यहां हम ये नहीं कह रहे कि मेक अवेलेबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं मेक अवेलेबल द नंबर ऑफ वेकेंट, मे बी S, मे बी P, मे बी D, इक्वल टू द नंबर ऑफ लीगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल। अब जरा ध्यान से देखो, जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती थी तो जो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए उनको हम बोल देते थे लोन पेयर। यहां हाइब्रिडाइजेशन जो यूज इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से नहीं है, यहां है लीगेंड की वजह से। का मतलब जैसे आप वहां बात करते थे लोन पेयर इज हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां लोन पेयर कुछ नहीं होते। The number of ligands are equal to the number of hybrid orbitals, and that is equal to the number of vacant orbitals occupied by the ligand। मतलब कि अगर हमारे पास 6 फ्लोरीन है तो वो 6 वेकेंट ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेगी। Am I right? इसका मतलब हुआ हमें पता लग गया, क्योंकि फ्लोरीन 6 थे इसलिए हमें पता लग गया पक्का ये कोई ऑक्टाहेड्रल है। पर
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा ऑक्टाहेड्रल तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग में थे तब भी था कोई SF6 जिसके कॉन्फ़िगरेशन थी sp3d2। समझ आई बात? पर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था साइड की एक एटम को, ताकि दोनों को मिलाकर दो हो जाएं, एक सेंट्रल एटम का और एक साइड एटम का। यहां सेंट्रल एटम बोलती है जो मेरे पास लूज करने के बाद, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद बच गए, वो मिला के, और जो तू मुझे देगा वो मिला के मैं अगली नोबल गैस के नजदीक होना चाहिए। मतलब कैसे? आपने हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 किया, क्या आया? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 27। 27 के बैलेंस में कितने हो गए? नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? 18। तो बैलेंस में कितने हो गए? 9। 9 में से कितने चले गए? 3 पॉजिटिव। 3 चले गए, कितने रह गए? 6। समझ में आई बात? कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन। हर फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 6 फ्लोरीन के कितने हुए? 12। अपने कितने थे उसके पास? 6। कितने हो गए? 18 इज अ नोबल गैस। पर पिछली नहीं, अगली, क्योंकि 18 आपने बैलेंस के छोड़ दिए थे। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितने होंगे? CO3 पॉजिटिव, CO इज 27। 27 में से 3 चला, कितने रह गए? 24। लिगेंड कितने हैं? 6, 6 2 12, 12 एंड 24, 36 इज द नेक्स्ट नोबल गैस। इसका मतलब कोबाल्ट ने फ्लोरीन के साथ कंप्लेक्स बनाकर यह कह दिया कि मैं भी अब नोबल गैस की तरह हूं, क्योंकि एक वेकेंट ऑर्बिटल में एक लीगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यह बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है। एम्प्टी ऑर्बिटल तो देखिए जगह तो उसी नहीं देनी है, वो तो इलेक्ट्रॉन देने आया है। समझ में आ गई बात? अगली बात हमने क्या बोला कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल ऑक्युपाई द इनर ऑर्बिटल्स। एम आई राइट? These are grouped in accordance with the Hund's rule. Hund's rule क्या था कि भाई अगर 7 इलेक्ट्रॉन डी में डालने हैं तो पहले कम से कम एक एक डाल लो। ठीक है? अब आया वे यहां कुछ ट्विस्ट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां क्या कहती है कि वो इलेक्ट्रॉन कई बार अगेंस्ट द हंड्स रूल भी भर दिए जाते हैं। अगेंस्ट बोलूं तो आपने अभी एक दूसरा कंप्लेक्स लिखा और उस कंप्लेक्स का नाम था COCN6 3 नेगेटिव। इसमें भी कोबाल्ट 3 ही है। पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह कहा कि कुछ साइड के ग्रुप्स वीक होते हैं तो कुछ साइड के ग्रुप स्ट्रांग होते हैं। अगर साइड का ग्रुप स्ट्रांग लीगेंड हुआ, राइट, तो वो उस मेटल के जो कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग करवा देता है। कुछ समझे? का मतलब हुआ अगर आपने इस ऊपर वाले के लिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लिखा और उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स कितने डाले? हाँ जी बोलो, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? 3D 3D6, यस नो? 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। और अकॉर्डिंग टू हंड्स वो 6 कैसे होने चाहिए थे? ऐसे। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि कई बार तो ये ऐसे ही होते हैं, पर कई बार हंड्स रूल फेल भी करना पड़ता है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग होता है और वो जाकर उसकी पेयरिंग करवा देता है। का मतलब हुआ यही कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन जब साइनाइड है उस टाइम कैसी हो जाएगी? इस
कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखना मतलब आपने हंट्स को फेल कर दिया? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कई बार ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आने वाला लिगेंड स्ट्रांग होता है, और जब वो ऐसा करता है तो ये खाली जगह किसके लिए हो गई, लिगेंड के लिए हो गई। इसका मतलब उसने एक ऐसा ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर दिया जो पहले किसी और ने ऑक्युपाई किया था। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां बता रहा हूं, हमारे पास है COF6 3 नेगेटिव, हमारे पास है CO। देखिए अभी तक आपको दोनों में डिस्टिंग्विश करना ही नहीं आएगा कि दोनों में फर्क क्या है, इसलिए आप जरा सामने ध्यान से देखें तो आपको सारा फर्क नजर आएगा। पहले क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करना है, जितने साइड एटम है उतने वेकेंट डी ऑर्बिटल करने हैं। यस और नो? किस किस के करने हैं भाई, एस के भी या पी के भी या डी के भी? यस नो? और वो जो ऑर्बिटल आप अवेलेबल करवाएंगे वो जहां खाली होंगे वही वो कौन ऑक्युपाई कर सकता है, लिगेंड ऑक्युपाई कर सकता है, सबको नहीं कर सकता है। मैंने ये कहा कि आप जो है उसके खाली ऑर्बिटल बनाएं, और कौन कौन से बनाएं वो बता रहा हूं। कौन से बनाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है 3D। कौन से बनाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाना, पॉसिबिलिटी हर एक बनानी है आपने। इसका मतलब हुआ वो ऑर्बिटल तो है ही हैं, पर ये जो अंदर ऑर्बिटल हैं ये कौन से हैं, 3D। समझ में आ रही बात? ये जो 4s ये कौन है, 4p, और ये कौन है, 4d। ठीक हो गया? सेम आप हर कॉम्प्लेक्स में आप सेम चीज करोगे। ये सारी चीजें आपने इस कॉम्प्लेक्स में भी की तो आप इस कॉम्प्लेक्स में भी करोगे। तो अब यहां से क्लियर होगी पिक्चर। ये कौन है जी, 3D। ये कौन है जी, 4s। ये कौन है, 4p। ये कौन है, 4d। क्लियर हो गया? ये जो 3D है, इस 3D को कहा जाता है, ये कौन है, ns। बोलो तो ये 3D कौन है, n-1d, n से एक कम d। ये np है, np मतलब 4s है तो 4p है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 2s लिखते हो तो 2p भी लिखते हो, नहीं लिखते हो। पर जब आप 3D लिखते हो तो s में 4 पर पहुंच गए होते हो। इसका मतलब किसी d के लिए n की वैल्यू s की वैल्यू से एक कम है, इसलिए वो कौन है, 3D। ये कौन है, मींस ये कौन है, ns। ये कौन है, np। और ये कौन है, नो, दिस इज nd। समझ में आ गई बात? अब इससे क्या होगा, इसलिए सारा समझा रहा हूं। आपने कहा जी नहीं आप पूरा बताएं। अब क्या हुआ कि हमने इसमें पहला पॉइंट क्या था कि आप सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, निकाल दीजिए हमने। उसके बाद क्या था कि जो उसके इनर इलेक्ट्रॉन है वो लिख लो। तो अगर वो कोबाल्ट था, कोबाल्ट कितना था, कोबाल्ट वॉज 3d7 4s2 और 4p0। यस नो?
एंड 4d0। डी में तो थे ही नहीं, 4d में तो थे नहीं उसके इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ इस कोबाल्ट का काम है कि भाई कितने अनपेयर्ड चाहिए वो अनपेयर्ड, कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर। कोबाल्ट ने पहले तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बनाया। जब वो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बना तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से गया होगा? 4s से गया बेटा, 1 2, और एक कहां से गया? 3d से। तो लिख दूं कि CO3 पॉजिटिव इज 3d6 4s0 4p0 और 4d भी 0। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता जितने वेकेंट ऑर्बिटल, जितने लीगेंड है उतने वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाए जाएं। हमने लिखा भाई ये D6 है, अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल D6 शुड बी रिटन लाइक दिस। लिख दिया जी हमने, एस में कुछ नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है कि भाई जितने लीगेंड है उतने खाली ऑर्बिटल अवेलेबल करवाए जाए। हमने बोला भाई हैं कितने लीगेंड हैं? 6। तो अवेलेबल करवाए जाएं तो अवेलेबल हैं, और हमने कहा एक आ गया यहां लीगेंड, एक आ गया यहां, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, और जो जो खाली ऑर्बिटल उस लीगेंड ने ऑक्युपाई किए, लीगेंड कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोऑर्डिनेट। जहां मैंने L लिखा है वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो? तभी तो बोल रहा हूं कि उसका किस तरह से 36 नेक्स्ट नोबल गैस वो कैसे पहुंचा, ऐसे ही तो पहुंचा। अब क्या बोला गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने? कहा कि जो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, जो लीगेंड ने वेकेंट ऑक्युपाई किए उनकी वजह से। तो अब आप देख लो कौन कौन सा ऑक्युपाई किया उसने। इट मींस एस का ऑक्युपाई किया, पी के 3 ऑक्युपाई किए, डी के कितने ऑक्युपाई किए? 2 ऑक्युपाई किए। और अगर हम देखें तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर ऑर्बिटल्स ऑक्युपाई किए कि नहीं किए? खाली जगह, बाहर की खाली जगह ऑक्युपाई की। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कि ये जो sp3d2 है ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने वो किसके अकॉर्डिंग लिखी है? हंड्स के अकॉर्डिंग लिखी है। तो आपने लिखा था सेकंड पॉइंट कि भाई कई बार हम इसको हंड्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो कई बार हंड्स रूल को फेल भी करना पड़ता है, क्योंकि जो आने वाला ग्रुप या लीगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है। सो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन हो गई कि ऐसा जो ND ऑक्युपाई करे। ND मतलब बाहर का D। बाहर का D मतलब कि 5 कुर्सियों पर 5 लोग बैठे थे, आने वाला ने बोला कौन लेगा इनके साथ पंगा, जो खाली थे वो ऑक्युपाई कर लिया। पंगा कौन लेगा? जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, जो लिगेंड स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग लिगेंड या वीक लिगेंड ये कहां से पता लगता है? इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में दी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप साइनाइड को देखोगे तो साइनाइड सबसे टॉप में है CO के साथ, CO सबसे ऊपर है। का मतलब हुआ अगर, और दूसरी बात, इस बात को याद दिला रहा हूं, क्यों कहता है कि कई बार तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कई बार इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है। किसकी बात हो रही है ये? आप बताओगे कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? वेरी गुड, माय आंसर इज 0। टेट्रा कार्बोनाइल निकल में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि कार्बोनाइल के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं। तो पहली बात जस्टिफाई हो गई कि कई बार तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कई बार इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता। दूसरी बात हो गई ऑक्युपाई के,
आपने जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली करने हैं, पर वो वेकेंट डी ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के हों, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा कि तभी हाइब्रिडाइजेशन होती है अगर वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी इक्विवेलेंट हो। आप यहां से देख सकते हैं बोला गया विच आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड हैव डेफिनेट ज्योमेट्री की बात। आइए आगे। अब आपने कहा कि सम टाइम द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, तो कौन सा कंप्लेक्स बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। और अगर आपने देखा कि साइनाइड स्ट्रांग लिगेंड है, वहां 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उस साइनाइड ने उन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को अंदर धकेल दिया और वो 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में आ गए? 3 में आ गए। क्या हर्ट्ज रूल वायलेट नहीं हुआ? हुआ। दिस इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के उस केस में जो लिगेंड है वो अंदर के ऑर्बिटल ऑक्युपाई करता है। अब आपको 6 खाली जगह साइनाइड को देनी है, बताओ कहां कहां दोगे? यहां दोगे? यस नो? और कहां दोगे? दे दी आपने D2sp3 कि नहीं दी? तो कौन सा डी ऑक्युपाई हुआ भाई? n-1d। तो इस तरह के कंप्लेक्स को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। ठीक होगी बात? सो दिस इज D2sp3। पर इससे क्या हुआ कुछ बताऊं? इससे बड़ा कुछ हो गया। इससे क्या हुआ? अगर बोहर मैग्नेटॉन निकालते यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से था, क्योंकि बोहर मैग्नेटॉन मेजर द मैग्नेटिक मोमेंट। बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू यस किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 अंडर द रूट इज बोहर मैग्नेटॉन, या इसी को हम स्पिन की फॉर्म में लिखते थे 4s इंटू s+1 अंडर द रूट इज बोहर मैग्नेटॉन। Am I right? अब आप देखो कि अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो मैं पूछूं आपसे कि यहां स्पिन कितना था? व्हाट वाज स्पिन? स्पिन इज n/2। n क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने थे बेटा यहां? 4। सो स्पिन कितना था? 2। आप बताओ तो स्पिन कितना है? 0। Am I right? इसका मतलब अगर मैं इसको आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स कह रहा हूं, आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स कह रहा हूं, तो इसी को मुझे लो स्पिन कंप्लेक्स बोलना चाहिए। बोलो जी। तो इसी आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स को क्या कहूंगा मैं? लो स्पिन कंप्लेक्स। तुम बोल रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मैं सोच रहा हूं ये लिख देता हूं। सो दिस इज इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स एंड इज कैसा? लो स्पिन। इनर ऑर्बिटल एंड इज लो स्पिन। आउटर ऑर्बिटल एंड हेंस इज हाई स्पिन। जहां समझ नहीं आया वहां पूछना है। इनर ऑर्बिटल में स्पिन कैसा है? लो स्पिन। यस नो? और यहां क्या है? हाई स्पिन। ये जो आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स बनते हैं ये कब बनेंगे? जब लिगेंड वीक है। और आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कब बनेंगे?
स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं हाइपोलाइगेटेड। हाइपरटेंशन सुनिए ना, हाइपोटेंशन सुनिए ना, तो हाइपोलाइगेटेड का मतलब हुआ जिसमें लिगेंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, यस और नो। और जहां लिगेंड स्ट्रांग है उसको कहेंगे हाइपरलाइगेटेड। तो ये ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है हाइपरलाइगेटेड में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसका स्पिन ज्यादा होता है, हाइपरलाइगेटेड का ज्यादा होता है या हाइपोलाइगेटेड का ज्यादा होता है? सो दिस विल बी, द स्पिन विल बी मोर फॉर hypolageted complexes. Yes or no? यहां तक जितनी बातें हुई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं। यही कहा, कुछ ऐसा करते भी हैं और कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या आप यहां एन डी आपका यूज हुआ? नहीं हुआ यूज। यहां कौन यूज हुआ? n-1d। कौन यूज हुआ? ns। कौन यूज हुआ? np। इट मीन्स दोज complexes where you will be using n-1, they are called inner orbital complexes. They are low spin complexes. अब देखिए, अब आप बात को समझ सकते हैं। बोल रहा है however under the influence of some strong ligands there may be some rearrangement of electron in the atomic orbital against the Horn's rule and give rise to the inner orbital and outer orbital complexes. अब वो कहता है जो लिगेंड है उसका कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट करता है काय में vacant hybrid orbital of the metal or ion overlap with the sigma orbital containing lone pair of electron with the metal. The direction is from ligand to metal. ये किसकी डायरेक्शन है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। It is possible to predict the magnetic property of the complex provided ज्योमेट्री पता हो। ज्योमेट्री मतलब उसने कहा कि इनर ऑर्बिटल बोलना बनना है, तो हमने बोल दिया भाई ये तो सब पेयर्ड हैं। उसने कहा कि ये वीक लिगेंड है, हमने बोल दिया कि भाई ये अनपेयर्ड हैं। तो अगर पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरा मैग्नेटिक है। तो कहता जो कॉम्प्लेक्सेस अनपेयर्ड हैं वो कलर्ड हैं। अब बात करते हैं जो जहां जहां ये फेल हो गई। क्या लिमिटेशन थी इस थ्योरी की? देखें, इसने ये नहीं बताया कि भाई स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए, कैसे कलर की रीजनिंग क्या है। दूसरी बात, एक मेटल कई बार डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज दे देती हैं। जैसे आपने लिखा टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन, ठीक है, और आपने कहा पेयरिंग मत करो। आपने लिख दिया निकल का दूसरा कॉम्प्लेक्स टेट्रासियानो निकलेट 2 आयन, और बोल दिया नहीं नहीं ये तो DsP2 है। मतलब इसने क्या किया? अंदर का D ऑक्युपाई कर लिया, तो ऑब्वियस बात है पेयरिंग की होगी। तो कहता कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास ऐसी कोई रीजनिंग नहीं है जो इस बात को एक्सप्लेन कर सके कि कईयों में कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिस्टर्ब कर दी, कईयों में नहीं की। अगला बोलता है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के लिए कोई प्रूफ नहीं है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों पेयरिंग हुई, क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयर कर दिया, कोई रीजन नहीं। अगला बोला कुछ कॉम्प्लेक्स कहता लेवाइल, लेवाइल मतलब रिएक्टिव।
और कुछ कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास कोई आंसर नहीं है। तो फिर किसके पास है, हम बात कर रहे हैं अभी। आप इसको देखिए, ये CuNH3 इसमें क्या कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d से 4p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, पर इस शिफ्टिंग के लिए एनर्जी कहां से आई, उसके लिए उसके पास कोई रीजन नहीं है। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3 और इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चलिए निकालिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, शाबाश। कॉपर पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव मतलब D9 हो गया, तो D9 हो गया। आगे कौन खाली है, S, आगे कौन खाली है, P। तो 4 लिगेंड कहां आ गए, अवेलेबल करो वेकेंट d ऑर्बिटल। एक S में आया और 3 P में आए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। किसने बताया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, जबकि एक्चुअल दिस इज, तो sp3 का मतलब ये कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, टेट्राहेड्रल। किसके हिसाब से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। मैं आपको बता दूं that this complex actually is square planar। हो गई ना फेल, हो गई ना फेल। क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था कि भाई वो टेट्राहेड्रल होता, पर क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। कहता इन कारणों से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपग्रेडेशन के लिए हमें बात करनी पड़ी कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कोई होती है, उससे क्या होता है। पर आप थोड़ा इधर देख लें, ये आपने कर दिया सारा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। आउटर में sp3d2 हो गया, इनर में कौन हुआ, d2sp3। किसका बोहर मैग्नेटॉन ज्यादा हुआ बताएं, इनर का ज्यादा हो, हमारे हिसाब से तो आउटर का ज्यादा हुआ। आउटर का बोहर मैग्नेटॉन ज्यादा है, उसके देखो यहां दीज कॉम्प्लेक्सेस जनरली पोजेस ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी नहीं किया आपने, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा होंगे, किसमें, आउटर वाले में, जबकि यहां क्या होंगे, यहां कम होंगे, क्योंकि क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। These are less reactive, more stable substitution reactions are difficult to occur. These are reactive, that is less substitution reaction can occur। का मतलब हुआ जो outer orbital complex है that behave like labile। समझ में आ रही बात, labile। और जो inner orbital complex है that behaves like, this is labile। और जो inner orbital complex है, इसका मतलब ligand वहां कैसा है, स्ट्रांग है, सो दैट बिहेव लाइक दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट टू अकर। का मतलब हुआ दिस विल बिहेव लाइक इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कौन सा हुआ, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक हो गया। आइए कुछ बातें जरा ध्यान से सुनिए, सामने देखिए क्या लिखा है। अब आप सोचो, लिखो, किसी की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिखिए D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 किसी की भी लिख दें। कितने ऑर्बिटल खाली हैं उसके, कितने ऑर्बिटल खाली हैं, 2। इसका मतलब लिगेंड कोई आया और उन D को जगह बैठ गया, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, D2। D2 D2 मतलब इनर ऑर्बिटल। तो वही लिखा गया कि Mn पॉजिटिव विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। एम आई राइट। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन D9 आ गई
D9 में पेयरिंग थोड़ी हो सकती है, हो सकती है, बनाओ तुम D9, D9 कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, D9 कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग करो, शाबाश। कहां से होगी? क्योंकि D8 में करो, फिर D8 में हो जाएगी। D8 इन octahedral, the pairing will not occur. D9 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि यहां आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसका मतलब हुआ D9 कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टाहेड्रल में ही D8 कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि D8 D9 ये जो दोनों की एनर्जी है ये ऑक्टाहेड्रल में सेम होती है। का मतलब हुआ D8 और D9 में भी कॉम्प्लेक्सेस कौन से बनेंगे? सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। पर किसकी बात हो रही है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात हो रही है। जिसमें D4 D5 D6 कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो इनर बना सकते हैं या आउटर बना सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। समझ में आई बात? प्लाटिनम, पैलेडियम, निकल, गोल्ड हैविंग D8 कॉन्फ़िगरेशन और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ? 4। इसका मतलब दिस यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द complexes of platinum, palladium, nickel and gold in coordination number 4 will always form the square planar complexes. Am I right? कहता है having D0 configuration, D5 and D10 configuration. कैसी configuration है D5? D5 is a half filled, D10 is fully filled. तो वो अगर coordination number 4 हुआ तो वो दे विल ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब बाहर के ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? स्टेबल है। ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। का मतलब हुआ वो बाहर के ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करेगा। आप जरा ध्यान दें, यहां निकल इज एटॉमिक नंबर 28। जरा सुने, 28 इज पहले डी तीनों फुल, 28 को कैसे लिखते हो? 3d6 में पहले डी तीनों डी फुल है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जो दो आगे हैं उन दोनों की एनर्जी सेम होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ऑर्बिटल पिछले का ऑक्युपाई करे और एक अगला। मैं क्या बोल रहा हूं जरा सुनिए। कभी भी किसी की हाइब्रिडाइजेशन DsP3d नहीं हो सकती। किसी की हाइब्रिडाइजेशन DsP3d नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पिछला D हुआ n-1d और अगला D हुआ ND, तो उनका तो एनर्जी अलग अलग हुई। समझ में आई बात? कभी किसी की कॉन्फ़िगरेशन D2sp3d नहीं हो सकती। किसी की हाइब्रिडाइजेशन अंदर का D और बाहर का D दोनों साथ में नहीं आ सकते, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। एम आई राइट? और कभी भी सुन लो, और कभी भी अगर इनर ऑर्बिटल है तो कॉन्फ़िगरेशन से हाइब्रिडाइजेशन D3 नहीं हो सकती। D3sp2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इनके कारण बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं है। इसलिए बात चली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा कि ये जो भी आप कुछ कह रहे हो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बस का नहीं है। और अब सुन लो ध्यान से,
आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि इसको थोड़ा इस तरह से सोचा जाए कि जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर भाई उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। ऐसी कौन सी मेटल है जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और टोटल बाहर वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो आएगा और मेरा ऑक्टेट पूरा करके चला जाएगा? नहीं हो सकता। और जो बाहर लिगेंड है वो क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो वहां दो बातें हुई, आ भी कौन रहा है और है भी कौन? हो गई रिपल्शन। सीएफटी ने यह कहा कि हमारी सोच बैलेंस्ड बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? कि ये हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सोच रहे हैं कि ये वो सिंपल NH3 का मॉलिक्यूल नहीं है जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग में N के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाकर तीनों H को जहां एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वहां बिठा देते थे। कहता यहां सेंट्रल मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और वो बाहर से भी इलेक्ट्रॉन ही चाह रही है, इसलिए यहां कहता दो चार्जेस बन जाते हैं। हमारा राइट। अब वो जो देने वाला है उसके बारे में भी हम नेमिंग में कर चुके कि कई बार उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, Cn नेगेटिव, और कई बार उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, जैसे अमोनिया। तो वो कहता ठीक है अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं है, भाई लोन पेयर तो है, इसलिए कहता वो आने वाला लिगेंड उस मेटल के साथ रिपल्शन शो करता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैसे मैं सामने बता दूं वो क्या कहता है कि उन दोनों के बीच की फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है? जो लिगेंड है दैट एटम और आयन सच एज फ्लोराइड, क्लोराइड, दे आर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह कहता, also called the point charge, and if the ligand molecule are neutral these are regarded as point dipole। मतलब अगर NH3 के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो तब भी मेटल की तरफ ही है। अगर तो कहता चार्ज है तो वो हो गए पॉइंट चार्जेस, अगर चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है तो वो कौन हो गया? पॉइंट डाइपोल। डाइपोल मतलब जो उस मेटल को देगा। अब वो क्या कहता है? द कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो आ गया मेटल जिसके ऊपर क्या पार्ट, जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई? अरे मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है। कहता है यहां दो फोर्सेस हैं भाई। ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहां दो फोर्सेस है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड है उसके ऊपर नेगेटिव है, तो हो सकता है यहां अट्रैक्टिव फोर्स भी हो। पर कहता मेनली यहां दो बातें समझी गई हैं, हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स भी हो और हो सकता है रिपल्सिव फोर्स भी हो। अभी हम उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, रिपल्शन बिटवीन दिस नेगेटिव पॉइंट और डाइपोल इज। अब क्या हुआ कि किसी, हमारे पास अमोनिया है, उसने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दिए, कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दिए तो कोबाल्ट के पास अपने भी, अगर आप 3 पॉजिटिव देखोगे तो कोबाल्ट के पास 6 तो अपने भी हैं। वो अमोनिया उस कोबाल्ट के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ झगड़ने लगा, इसलिए कहता उस अमोनिया को हम वो पोजीशन देंगे जिससे उसकी कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन कम से कम हो। इसी बात को उधर केमिकल बॉन्डिंग में कहा जाता था that geometry should be such so that the bond pair lone pair repulsion should be minimum। ये क्या कहता है कि ज्योमेट्री नाउ शुड बी सच कि जो नेगेटिव पॉइंट या डाइपोल है उनके बीच की रिपल्शन मिनिमम हो। इसलिए किसी की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई, किसी की टेट्राहेड्रल हो गई, किसी की स्क्वायर प्लेनर हो गई। अब आप देखो कि यहां इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड जो कहां से, सेंट्रल मेटल से है, एंड दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की दो तरह से इंटरेक्शन हो सकती है। जब हम इंटरेक्शन जनरल बोलते हैं तो उसका मतलब अट्रैक्शन होता है, पर जब हम कहते हैं कि इंटरेक्शन इज ऑफ 2 टाइप देन इट इज रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है। मैंने अभी बोला कि पॉजिटिव मेटल आयन है, हमारा राइट। अब जैसे आपके पास हेक्सासाइनो फेरेट 3 आयन है, पॉजिटिव कौन है?
Fe3 पॉजिटिव है कि नहीं, और Cn कौन है, नेगेटिव, उनके बीच हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। या फिर क्रोमियम हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन में क्रोमियम कौन है, 3 पॉजिटिव, और अमोनिया कौन है, लुईस बेस। तो यहां जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है, पर इस केस में डाइपोल की वजह से है, और उस केस में पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज कौन हो गया, Fe3, नेगेटिव कौन हो गया, Cn नेगेटिव। यहां पॉजिटिव कौन है, Cr3 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, कौन है, न्यूट्रल, जिसको मैंने क्या कहा, पॉइंट डाइपोल। एक है ना चार्ज, एक है डाइपोल। और दूसरी फोर्स जिसके ऊपर सारी CFT बेस्ड है, कहता था रिपल्सिव फोर्स अराइज ड्यू टू द लोन पेयर ऑन द लीगेंड and electron in the field through mainly focuses on the repulsive force। कहता जो हमारे पास कौन सी थ्योरी है, CFT है, वो इस पर फोकस करती है, that these forces are responsible for the considerable repulsion and the relative energies of the d orbital of the central metal ion or atom। का मतलब हुआ कि जिस मेटल के पास कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ लिगेंड आकर झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो मैंने 2 पॉइंट्स की बात की, पर मैंने बात की कि दिस इज द मेजर पॉइंट जिसके ऊपर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेस्ड है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, किसके इलेक्ट्रॉन्स में, मेटल के इलेक्ट्रॉन के और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में। और जब झगड़ा हुआ तो आप सोचो क्या हुआ होगा। अब आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी। आप ध्यान से देखिए तो आपको कुछ यहां समझ आएगा। जब आपने, हम किस मेटल की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की। जब हमने उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ऑर्बिटल बनाए थे ना, कितने, 5, तो आपको याद होगा 3 डी ऑर्बिटल ऐसे थे जो एक्सिस के बीच में थे, और 2 ऑर्बिटल ऐसे थे जो एक्सिस पर थे। उन 2 ऑर्बिटल को बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। वो कौन कौन से थे, dx² - y² और dz²। और वो जो 3 इन बिटवीन द एक्सिस थे वो कौन थे, dxy, yz, zx। अब आप बताओ, जब बाहर से लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मतलब जब कोई आदमी ये सीढ़ियां चढ़ रहा होगा, तो अगर कोई आदमी सीढ़ियों में लेटा हुआ है तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो उसको बोलेगा भाई हट जा, कहते नहीं हटता, किक मारो, साइड में करो। दैट इज व्हाट, रिपल्शन। का मतलब हुआ जब वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आए तो प्रॉब्लम किसको हुई, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो तो नॉन एक्सियल थे। नॉन एक्सियल मींस जो एक्सिस पर नहीं है। मतलब अगर मैं उस रास्ते से जा रहा हूं, रास्ते में कोई नहीं बैठा हुआ, तो मैं इधर उधर वालों को क्यों परेशान करूंगा। इसका मतलब हुआ, वो कहता है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इस रिपल्सिव फोर्सेस में 5 जो डी ऑर्बिटल हैं, राइट, उनके शेप 2 तरह के हैं, जिसमें से 3 हैं नॉन एक्सियल। कौन कौन हुए वो नॉन एक्सियल, आप यहां ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि जो डी वाई जेड है, इन बिटवीन द एक्सिस दिख रहा है, जो डी जेड एक्स है इन बिटवीन द एक्सिस दिख रहा है, जो डी एक्स वाई है इन बिटवीन द एक्सिस है, पर एक्सिस पर कौन है। इसका मतलब ये वो 2 ऑर्बिटल हैं जो एक्सियल हैं। अब इससे क्या हुआ, बहुत पंगा हो गया। यहीं पे ही पता लगा कि वो पेयरिंग क्यों हुई। उसने कहा कि लिगेंड स्ट्रांग था इसलिए पेयरिंग हुई, पर उसने रीजन नहीं दिया कि ऐसा कौन सा रीजन था। मैं रीजन दे रहा हूं CFT के थ्रू, कि वो D5 ऑर्बिटल थे। कैसे थे वो, डीजेनरेट थे। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के थे। बाहर से कौन आया, लिगेंड। आप ये मत सोचो कि बाहर से लिगेंड आया। उन 5 डी ऑर्बिटल में कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 5 में। और बाहर से भी कौन आ रहे हैं, लगे उनके साथ लड़ने। ज्यादा लड़ाई कहां रही होगी,
एक्सियल पर, मतलब dx² - y² पर, dz² पर पंगे ज्यादा होने लगे, dxy yz zx। देख रहे थे लड़ने, तो इनको जब झगड़ा होता है तो स्टेबिलिटी आती है या डिस्टेबलाइजेशन होती है। इसका मतलब उस dx² - y² और dz² की एनर्जी बढ़ गई और dxy yz की एनर्जी घट गई, और वो जो 5 d ऑर्बिटल थे उनकी डीजेनरेसी टूट गई। अब आने वाला जितना झगड़ा करेगा, हमारा राइट, आने वाला जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना झगड़ा ज्यादा होगा। झगड़ा ज्यादा होगा तो dx² - y² और dz² की वाट ज्यादा लगेगी, मतलब उसकी एनर्जी, और dxy yz और zx की उतनी कम, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शुड बी फॉलोड। का मतलब हुआ 5। अब देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऐसा कुछ कहा, उसने कहा नहीं जी, 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट है। तो पूछा जब वो डीजेनरेट है तो ये मजाक हो रहा है, क्यों पेयर क्यों कर रहे, फिर क्यों आप हर्ट्ज रूल को वायलेट कर रहे हो, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा मैं हर्ट्ज रूल को वायलेट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब डी 5 इलेक्ट्रॉन डालने आपने, कितने ऑर्बिटल में? 5 में, पर उनकी एनर्जी कैसी है? 3 की एनर्जी लो है और 2 की। आपने क्या किया, अगर एनर्जी गैप था कम तो 5 में एक डाल दिया, अगर एनर्जी गैप था ज्यादा तो हर्ट्ज रूल फॉलो किया, 5 के 5 यहां डाल दिए, ये हो गया खाली। सो दिस इज नॉट वायलेशन ऑफ हर्ट्ज रूल। कहां पे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहती इनर ऑर्बिटल कब बोलती है? जब लिगेंड स्ट्रांग है, आने वाले के पास इलेक्ट्रॉन क्राउड बहुत है, तो बहुत है तो लड़ाई भी बहुत हुई। लड़ाई बहुत हुई तो dx² - y² dz² की एनर्जी ऊपर चली गई, तो dxy yz zx की एनर्जी नीचे आ गई। कहता मैंने कहा वायलेट किया हर्ट्ज रूल, 3 ही थे सेम एनर्जी के। तो अगर मेरे पास कहता 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैं क्यों ना हर्ट्ज रूल लगाऊं? कितनों में? 3 में। क्यों लगाऊं कहता 5 में? क्योंकि 5 एक्सियल नहीं है, 5 नॉन एक्सियल नहीं है। इट मींस, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो बात CFT को आगे ले गई, दैट इज द मेन बात इज हियर। कहता 2 फोर्सेस हैं पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा काम कर रही है। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा काम कर रही है तो उन 5 ऑर्बिटल में अब आप किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लिख दिया आपने वो, पर अब नहीं लिख पाओगे भैया जब CFT करोगे। फिर तो आप देखोगे आने वाला कौन है, ये उसके साथ कैसा झगड़ा किया होगा इसने। अगर इसका झगड़ा कम रहा होगा तो भाई गैप कम रहा होगा, इसलिए हर्ट्ज रूल की पॉसिबिलिटी अभी भी है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। अगर झगड़ा ज्यादा रहा होगा तो मैं क्यों देखूं, मैं तो वो देखूंगा कि मेरे पास 3 ऑर्बिटल में 5 नहीं है। एम आई राइट और नॉट? इट मींस जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकी वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने समझा दिया। अब अगली बात क्या थी? अगली ये थी कि कोई बन गया लो स्पिन और कोई बन गया, इससे समझा दिया ना, क्योंकि कहता आने वाला लिगेंड कैसा है वो बताएगा कि स्पिन लो होना है या हाई होना है। अगर आने वाले के साथ झगड़ा ज्यादा हुआ तो दोनों की एनर्जी में गैप ज्यादा होगा, ज्यादा गैप होगा तो स्पिन लो हो जाएगा। उसको कह दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहता आने वाला कमजोर है, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि जो एक्सियल और नॉन एक्सियल थे, मेन थिंग इज
मैंने आपको ये बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताई थी कि आगे जाके इतनी सी बात से पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बन गई कि डी ऑर्बिटल के शेप ऐसे हैं कि 2 एक की तरह का है और 3 एक तरह के हैं, और उस एक्सियल 2 ऑर्बिटल की वजह से इतना कुछ हो गया कि कोई इनर ऑर्बिटल बन गया, कोई आउटर ऑर्बिटल बन गया, कोई लो स्पिन बन गया, कोई हाई स्पिन बन गया। इसकी जब हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे सारी बातें यही ध्यान में रखेंगे। जो मैंने आपको बताया उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। अगर वो कहानी आपको समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। और उस कहानी को जानने के लिए आपको यहां ध्यान देना होगा। अब आप CFT के बारे में सोचें, रियलिटी कैसी है देखिए। 5 लोग घूमते घूमते जंगल में खो गए। अंधेरा होने लगा, डर लगने लगा। मीन्स डर लगने लगा मतलब अनस्टेबिलिटी आने लगी। दिस लाइन इज एनर्जी लाइन। जब वो 5 दिन में घूम रहे थे, बहुत मस्ती की, खाया पिया साथ में, बहुत स्टेबल थे। अंधेरा हो गया, डरने लगे, यार जंगल बहुत है, पता नहीं क्या होगा, डरने लगे। एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई। सब लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ के वक्त, देखो भाई अकेला नहीं छोड़ना है किसी को, नहीं, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। ये बातें सिर्फ बोलने के लिए और शास्त्रों में ठीक लगती है, जिंदगी में क्या होता है अभी आपके सामने होगा। अब क्या हुआ कि वो 5 डरने लगे। डरने लगे तो अंधेरा होने लगा, दोस्ती और गहरी हो गई भाई। और उतने में गांव वालों की आवाजें आने लगी, शेर आया, शेर आया। एल इज द लीजेंड। सुना, दूर गांव से लोग बोलने लगे, शेर आया, शेर आया। और शेर आ गए और गांव वाले पीछे। अब वो आग लेके उसको अपने गांव से बाहर भगा रहे हैं। उनको क्या पता कि जिस जंगल की तरफ भगा रहे हैं वही तो वो 5 वही हैं। अभी सब कुछ ठीक था, सबकी टांगें कांपना शुरू हो गई, एक दूसरे के हाथ जोर जोर से पकड़ लिए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने अंदर छिपे उस घटियापंथी को बाहर लाने की कोशिश की, क्योंकि वक्त यही है, हम उस घटियापंथी को काफी छुपा कर रखते हैं, किसी को भनक भी ना लगे। और कई कई जगह हम उसको थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, जिन लोगों की जरूरत हमें नहीं होती, और जिन लोगों की होती है वहां पूरा छुपा के रखते हैं कि वक्त आने पर दिखाएंगे। और वो आवाज किसी के कान में आई। गांव वालों ने कहा, रास्ते में कोई ना रहे, शेर आ रहा है। रास्ते में कोई ना रहे, बस बोलना ही था कि 5 में से 3 लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रास्ते से आ रहा है। वो 3 कौन थे? DXY, YZ, ZX, क्योंकि वो तो रास्ते में है ही नहीं, दे आर नॉन एक्सियल। पर रास्ते में कौन है? DX² - Y² और DZ²। उन तीनों ने अपनी गैंग बनाई, यार बोल देते हैं वक्त आ रहा है। और तीनों ने DX² - Y² और DZ² से पूछा, तुम हमारे अच्छे दोस्त है ना? कहता कोई शक नहीं। तो तुम चाहते हो कि तुम 2 के चक्कर में हम 3 भी मरे? कहते मतलब? कहते आवाज सुनो, शेर रास्ते से आ रहा है, इसलिए तुम भागो। हम क्यों मरे तुम्हारे साथ? देखो सामने स्थिति, DX² - Y² और DZ² बेचारे
हाई एनर्जी के हो गए, उनके हाथ पांव फूलने लगे, भागो। और वो 3 dxy yz zx, ये तो होना ही था। कहता अरे असली तो हम 3 ही हैं, वो तो हमारी कैटेगरी के थे ही नहीं। भागते भागते dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर बात कर रहे। मेरे को पहले ही शक था, पर देख आज के बाद इस बात का ध्यान रखना, तू और मैं ही असली हैं। पेशेंस रखो, आगे देखो क्या हुआ। जब सामने आया तो वो गिद्दड़ था। सामने ध्यान दो, अगर वीक लिगेंड हुआ तो दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, सो हंट्स रूल को फेल करने की क्या जरूरत है। पर उन लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे को सेपरेशन की, ये सोच के की कि वाकई ही शेर आया, का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया। तो हंट्स रूल किसके लिए लगाएं? 5 के लिए, 3 के लिए लगाएं, 5 के लिए क्यों लगाएं? इसलिए जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात थी उसको सीएफटी ने ऐसे समझाया कि देखो भाई, वो गिद्दड़ आया था तो उसे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सियल थे, उनके साथ उस आने वाले वीक लिगेंड की रिपल्शन थोड़ी ज्यादा हुई, इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। तो जितनी उनकी बढ़ी उतनी dx y yz zx की घट गई। और कहता जब वहां से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, उसके इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा हुई, जिससे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई और dx y yz और zx की एनर्जी घट गई। इसलिए कहता 6 इलेक्ट्रॉन ने सीधे अंदर के 3 ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर दिए। मैं कुछ आपसे इससे पहले कह रहा था कि कभी भी पहले D3 ऑक्युपाई नहीं हो सकते। क्यों कह रहा था? सामने देखो, अगर यहां कॉन्फ़िगरेशन D3 हुई होती, D5 ना हुई होती, D3 हुई होती, तो क्या इस स्प्लिटिंग का कोई फर्क पड़ा होता? D3 है तो 3 ही तो है नीचे, D3 है तो 3 ही तो है नीचे। इसका मतलब D3 सिस्टम के ऊपर डॉन आए, चाहे लिगेंड आए, वीक हो स्ट्रांग हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि dxy yz zx तो वहीं के वहीं है। मैंने कहा आप D3 कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। अगर इसके D में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते तो यहां 2 होते, am I right? यहां भी 2 ही होते। तो लिगेंड कभी ऐसा नहीं कर सकता कि एक ने ऑक्युपाई कर लिया ये, इसकी और इसकी एनर्जी क्या सेम है। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। इसका मतलब आप अंदर के 2 कम से कम D2 तक ऑक्युपाई कर सकते हो, D3 कभी नहीं ऑक्युपाई कर सकते, क्योंकि D3 मतलब dx y z zx, जिसकी एनर्जी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर से बिल्कुल अलग हैं, बिकॉज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एक्सियल हैं और वो तीनों नॉन एक्सियल हैं। इसलिए अगर ये ऑर्बिटल खाली भी होना तब भी लिगेंड इसको आके ऑक्युपाई नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो इसको ऑक्युपाई कर लेता है तो एट द सेम टाइम वो दूसरे को ऑक्युपाई नहीं कर सकता, तो किसी के अंदर एक लिगेंड तो होगा नहीं। हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 के कॉम्प्लेक्सेस तो होते ही नहीं है, वो अनस्टेबल हुए। इसका मतलब हुआ लिगेंड कम से कम 4 तो होगा ही होगा। 4 होगा तो एक डी में चारों तो नहीं आएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास D2 मतलब ये वाला D ऑक्युपाई कर सकते हैं हम। अब अगर आप देखें, वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, समझ में आए बात? इसलिए कभी भी ज्यादा ना खुश होना, ना ज्यादा खुशहीन, ना ज्यादा गमगीन। हुआ यूं, सेम सिचुएशन। लोगों ने कहा आज जो रास्ते पे है उनको डरने की जरूरत नहीं है,
उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ने dx y y z z x से कहा भागो, क्योंकि हमें तो मना कर दिया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दिस हैपन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी लो हो गई, dx y y z z x की एनर्जी हाई हो गई। समझ में आई बात? पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिक नहीं होती। सिमेट्रिक मतलब एक्सिस पे ऊपर में मैच कर जाना। तो अगर शेर रास्ते से नहीं आ रहा है तो इन बिटवीन द रास्ता तो बहुत जगह होती है, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है वो बच भी जाए। इसलिए कहते हैं कि कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव नहीं करता। ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जैसी पेयरिंग आप ऑक्टाहेड्रल में करते हैं वैसा वहां नहीं हो सकता। मैं आपको आगे का थोड़ा सा हाल बता दूं कि फिर क्या हुआ। क्या हुआ? dx y y z z x ने कहा देखो जी सगे तो हम ही थे। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ने कहा हाँ बस दो ही थे हम, वो तीन अलग कैटेगरी के हैं। अब आगे सुनो, ये आप देख पा रहे ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। मैंने इसमें से इसको हटा दिया, ठीक है। ये कौन था? z। z यहां रह गया आधा ही, नाम क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। z जब आधा रह गया तो जेड वालों ने सोचा लॉयन के हमारी साइड से आने के चांसेस 50% घट गए हैं, क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी घटियापंथी दिखा दें। वो जेड वाले कौन थे? डी वाई जेड जेड एक्स। अभी तक तीनों ऐसा बोल रहे हैं सगे तो हम ही थे, और जैसे ही पता लगा कि जेड से पॉसिबिलिटी 50% घट गई, वाई जेड और जेड एक्स की मीटिंग शुरू। कहता यार इसके चक्कर में हम भी क्या, देखो भाई तुम अपना देखो, हम तो भाई भाई हैं। और अब क्या हुआ? डी वाई जेड एक्स की एनर्जी गई घट, क्योंकि जेड से पॉसिबिलिटी 50% घट गई। जब तक के आप पूरी तरह सेफ ना हो पूरी घटियापंथी नहीं दिखानी है, थोड़ी थोड़ी दिखाते रहो। जब ऐसा हुआ तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर का भी पंगा होना शुरू हो गया। dz स्क्वायर ने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बोला, कहता देख दोस्ती तो ठीक है पर तेरे चक्कर में मैं नहीं मर सकता बॉस। का मतलब dz स्क्वायर की एनर्जी घट गई, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ये देखिए आप। अब हमने उसको ऊपर से भी उड़ा दिया। किसको? z को। मतलब z से लॉयन के आने के चांसेस खत्म। वक्त आ गया पूरी घटियापंथी दिखाई जाए। इसलिए डी वाई जेड जेड एक्स ने डी एक्स वाई को कहा तू भाग। देखो भाई हम तो सेफ हैं, हम सेफ हैं मतलब हमारी एनर्जी बहुत कम है, हम बहुत स्टेबल हैं। ये देखो कहां चले गए नीचे, डी वाई जेड जेड एक्स। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का पंगा पीक पे पहुंच गया। डी जेड स्क्वायर ने उसको सीधा ही बोल दिया तू है कौन? का मतलब डी जेड स्क्वायर, जेड जेड जिनके अंदर है उनकी एनर्जी हो गई, और डी एक्स वाई इसने तो बेचारे ने मरना ही मरना है। यह है उन दोस्तों के हालात जिनको हम ये सोचते हैं कि अगर मिला नहीं आज तो पता नहीं भूख लगनी कि नहीं लगनी। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। 5 लोग 5 कुर्सियों पर बैठे थे, बस पर्दा उठने वाला था तो किसी ने दरवाजे में जोर से लात मारी, हे डॉन आ रहा है सीटें खाली करो। और वो बेचारे 5 दोस्त 3 सीट में आके एडजस्ट हो गए। सुना? और डर के मारे उस डॉन को सीटें खाली छोड़ दी, बोल दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब डॉन के नाम पर उन 5 ने यह भी नहीं पूछा कौन डॉन, कैसा डॉन, क्योंकि डर इतना था। हो जाओ भाई। का मतलब हुआ when this gap is high,
व्हेन दिस गैप इज हाई, डॉन इज डॉन, तो पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डर के मारे खुद ही पेयर हो जाएंगे. इट मींस व्हेन CFS इज हाई, पेयरिंग एनर्जी इज लो. वक्त बीता, अब डॉन बूढ़ा हो चुका था. ये कैसा लिगेंड था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड. जब वो डॉन था, दरवाजा धीरे से खुला. हडॉन ने उन पांचों को कहा, बेटा थोड़ा आगे खिसक जाएंगे. मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज पेयर हो जाओ. जवाब क्या मिला? नहीं होंगे. मतलब व्हेन CFS इज लो, पेयरिंग एनर्जी इज हाई. पेयर करने के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे, प्लीज हो जाओ. का मतलब हुआ जब लिगेंड वीक होगा, पेयरिंग के चांसेस बहुत कम है. पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने के लिए एनर्जी कैसे लगानी पड़ेगी? बहुत. उनके पांव पड़ना है, प्लीज हो जाओ ना. और जबकि यही वो 5 लोग थे, जब डॉन आया था तो डर के मारे 3 सीटों पर इकट्ठे हो गए थे. का मतलब हुआ जितना लिगेंड स्ट्रांग, उतनी पेयरिंग ज्यादा, उतना स्पिन कम, उतना मैग्नेटिक मोमेंट कम, उतनी पेयरिंग एनर्जी कम. क्या जरूरत है पेयर के लिए एनर्जी लगाने की?